नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में प्रीवियस ईयर 22 फरवरी 2015 का सामाजिक अध्ययन का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी होती है। किसकी बनी होती है दोस्तों? 31 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा निकेल एवं लोहे से। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत निकेल एवं लोहे से बनी होती है। इसे क्रोड भी कहते हैं, इसे निफे भी कहते हैं। इसका विस्तार 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर अर्थात पृथ्वी केंद्र तक है। पृथ्वी की अन्य परतों की अपेक्षा इसका घनत्व अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश कर सकता है? 32 का आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा सुनामी। तटीय क्षेत्रों में सुनामी द्वारा अत्यधिक विनाश किया जा सकता है, क्योंकि सुनामी की उत्पत्ति समुद्र से होती है या समुद्र से उत्पन्न होकर तट की ओर अत्यधिक गति के साथ आती है, जिससे अपार जन धन की हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक को जीवाश्मी ईंधन नहीं माना जाता है? बताइए दोस्तों, किसे नहीं माना जाता है? 33 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा जलाऊ लकड़ी। जलाऊ लकड़ी जीवाश्मी ईंधन नहीं होती है, यह वनों से प्राप्त होती है, जबकि पेट्रोलियम, कोयला तथा प्राकृतिक गैस अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, जो जीवाश्मी ईंधन होते हैं। जीवाश्मी ईंधन का निर्माण पृथ्वी के नीचे जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के दब जाने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन, 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसका कारण है, क्या कारण है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 34 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसका प्रमुख कारण सूर्य की किरणों का विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ना तथा इस स्थिति में पृथ्वी के किसी ध्रुव का सूर्य की ओर न झुका होना। इस समय 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि होती है। 21 मार्च को बसंत विषुवत तथा 23 सितंबर को शरद विषुवत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन, किसी भूकंप के दौरान रिएक्टर स्केल की किस तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती हैं? 35 का आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा 6.0 या उससे अधिक। 6.0 या उससे अधिक तीव्रता का भूकंप आने पर सामान्यतः वस्तुएं गिरने लगती हैं। इससे इमारतें नष्ट हो जाती हैं और कारखानों की चिमनियां गिर पड़ती हैं। दीवारों, खंभों आदि की हानि होती है। इससे अधिक तीव्रता का भूकंप सर्वाधिक विनाशकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है? 36 का आंसर होगा, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा बाढ़कृत मैदान। नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम बाढ़ का मैदान है। नदी में अत्यधिक जल राशि एवं परिवहन भार बढ़ने से नदी निचले क्षेत्रों में अवसादों का निक्षेपण करती है। बाढ़ की समाप्ति के बाद नदी का तलछट उस क्षेत्र में फैल जाता है, जिसे बाढ़ का मैदान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन, बेरिंग जल डमरू मध्य पानी का सकरा भाग है जो जोड़ता है। किसे जोड़ता है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से होगा? 37 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। बेरिंग जल डमरू मध्य प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ता है, या एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है, या अलास्का तथा रूस के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? 38 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा पिस्सीकल्चर द्वारा। विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को पिस्सीकल्चर कहते हैं। यह व्यापारिक स्तर
पर की जाने वाली मत्स्य कृषि होती है। विटीकल्चर अंगूर की खेती और हार्टिकल्चर बागवानी यानी कि फलों की खेती तथा सेरीकल्चर रेशम कीट पालन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन। निम्नलिखित घास भूमियों में से कौन सी अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है? 39 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? 39 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेयरीज। दी गई घास भूमियों में से प्रेयरीज अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है, अर्थात उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली घास भूमि को प्रेयरीज कहते हैं। यूरोप में स्टेपी और अर्जेंटीना में पम्पास तथा दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड्स नामक घास भूमियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञापनों पर निम्नलिखित दो कथनों पहला और दूसरा पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है सामाजिक विज्ञापन वे विज्ञापन हैं जो समाज के लिए व्यापक स्तर पर संदेश का प्रसारण करते हैं, और सेकंड है सामाजिक विज्ञापन केवल सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 40 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला सही है और दूसरा गलत है। सामाजिक विज्ञापन वे विज्ञापन हैं जो समाज के लिए व्यापक स्तर पर संदेश का प्रसारण करते हैं। सामाजिक विज्ञापन न केवल सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है बल्कि या कोई संस्था या कोई व्यक्ति भी जारी कर सकता है। इसलिए कथन पहला सही है परंतु कथन दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन। जनपद पंचायत के अंतर्गत बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 41 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। कई ग्राम पंचायतें होती हैं। जनपद पंचायत के अंतर्गत कई ग्राम पंचायतें होती हैं या पंचायती राज व्यवस्था के शीर्ष स्तर पर विद्यमान होती हैं। जनपद पंचायत पंचायती संस्थाओं तथा राज्य सरकार के मध्य कड़ी का कार्य करती हैं। जिला पंचायत के सदस्य खंड पंचायतों के प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन। अपने अक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? बताइए दोस्तों कौन सा कोण है? 42 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा 66.5 डिग्री। अपने अक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण 66.5 डिग्री है, अर्थात पृथ्वी अपने अक्ष तल ऑर्बिट पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है, जबकि पृथ्वी का अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मानचित्रों का कौन सा एक घटक नहीं है? बताइए दोस्तों कौन सा नहीं है? 43 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतीक मानचित्रों के आवश्यक घटक नहीं है। इसमें प्रतीक के स्थान पर चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जबकि मानचित्र के निर्माण में क्षेत्रफल, आकार और दिशा, दूरी आदि का होना अति आवश्यक है। इसके बिना मानचित्र का निर्माण संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन। रॉलेट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया था क्योंकि कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 44 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का अधिकार प्रदान किया था। रॉलेट अधिनियम 1919 का विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए गए थे तथा इसमें पुलिस को यह अधिकार दिया गया कि वह किसी भी व्यक्ति को कभी भी बिना कारण बताए गिरफ्तार कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन। चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं है? बताइए दोस्तों कौन सी नहीं है? 45 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। उनकी आयु 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए आयु 35 से 70 वर्ष के बीच हो, 1.5 एकड़ भूमि का मालिक हो, अपना मकान हो तथा वैदिक मंत्रों का ज्ञान आवश्यक था। विकल्प पहला सही नहीं है। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता स्थानीय स्वायत्ता शासन पर बल देना था। यहाँ 3 प्रकार की ग्राम सभाएं कार्यरत थीं, उर सभा और नगरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे। क्या थे दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 46 का
फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्रबोध प्राप्त किया। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व वे लोग होते थे जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है। उन्हें देवता की तरह पूजा जाता था। प्रमुख बोधिसत्वों में अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, ब्रजपाणि, आकाश गर्भ आदि थे। बौद्ध धर्म में महायान शाखा द्वारा बोधिसत्व की संकल्पना को साकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन। गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। 47 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा वह स्थान जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। गर्भगृह मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण मीन्स आंतरिक भाग होता था जिसमें मुख्य देवी देवता की मूर्ति स्थापित की जाती थी। प्राचीन काल में मंदिर वास्तुकला का अत्यधिक विकास हुआ। इसके अनेक भाग थे जैसे कि गोपुरम, सभा मंडल, गर्भगृह, शिखर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? बताइए दोस्तों कौन सा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 48 का। फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा सवाना। सवाना उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। यह अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है, जबकि पंपास, स्टेपी तथा डाउन्स आदि शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन। हैंगियोग्राफी संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 49 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा संत के जीवनी लेखन से। हैंगियोग्राफी का संबंध संत के जीवनी लेखन से है। इसमें शासकों के विषय में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन। खाद्य सुरक्षा के विषय में निम्नलिखित दो कथनों पहला और दूसरा पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। सेकंड है खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जब खाद्य सामग्री की कमी होती है तब सभी लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 50 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। पहला सही है और दूसरा गलत है। खाद्य सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है, अर्थात कृषि का विकास अति आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को हर समय आवश्यक मात्रा में खाद्यान्न की उपलब्धता हो तथा उस तक प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच हो, अर्थात यह पहुंच केवल आपदा के समय ही नहीं होनी चाहिए या हर समय होनी चाहिए। इसलिए कथन पहला सही है परंतु कथन दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन। अहोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है? बताइए दोस्तों कौन सा नहीं है? 51 का पहला ऑप्शन से हो जाएगा अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता था। अहोम राज्य के विषय में दिया गया विकल्प पहला गलत है क्योंकि यह कुलों में विभाजित था जिन्हें कुल संघ कहा जाता था, ना कि पाइक। पाइक पैदल सैनिकों को कहा जाता था। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। इसका समाज बहुत ही परिष्कृत था क्योंकि इन्होंने हिंदू रीति रिवाजों को अपना लिया था। इस राज्य की स्थापना भूइयां लोगों को समाप्त कर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन। चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए जिसे माना जाता है। चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए हैं जिसे माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 52 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा अर्थशास्त्र द्वारा। चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए हैं जिसे अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही इस पुस्तक की रचना की थी। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य भी था। यह पुस्तक मौर्य साम्राज्य के विषय में तथा राजनीति व प्रशासन के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन। पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथनों पहला और दूसरा पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है पांडुलिपियां प्रायः ताड़ पत्रों अथवा भूर्ज
नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थीं। दूसरा है अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 53 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों सही हैं। पांडुलिपियों प्रायः भोजपत्रों, ताड़पत्रों आदि पर लिखी जाती थीं तथा अभिलेख पत्थर तथा धातु आदि की कठोर सतहों पर उत्कीर्ण कराए जाते थे। अभिलेख महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत होते हैं, जबकि पांडुलिपियों में प्राचीन आख्यानों का वर्णन मिलता है, इसलिए दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन। लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहाँ श्रेणी थी। 54 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 54 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ। लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था। यहाँ शिल्पकारों और व्यापारियों का एक संघ रहता था जो तत्कालीन समय में अत्यधिक प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से किस एक का चलन प्रारंभ हुआ? बताइए दोस्तों 55 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 55 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, तैलचित्र। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ तैलचित्रों का चलन प्रारंभ हुआ। त्रावणकोर के चित्रकार राजा रवि वर्मा द्वारा अधिक संख्या में तैलचित्रों का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन। लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? 56 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 56 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, कुषाण। लगभग 2000 वर्ष पहले कुषाण शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। कनिष्क ने चीन से रोम को जाने वाले सिल्क मार्ग यानी रेशम मार्ग की 3 मुख्य शाखाओं पर अपना अधिकार कर लिया था। कनिष्क का शासनकाल 78 से 105 ईसा पूर्व के मध्य था। उसने 78 ईस्वी में शंख संवत चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? बताइए दोस्तों कौन सी प्रशासनिक भाषा थी? 57 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, फारसी। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में फारसी भाषा प्रशासनिक भाषा थी, अर्थात उनके सभी आदेश फारसी भाषा में जारी किए जाते थे तथा सभी प्रशासनिक कार्यों का लेखा जोखा फारसी भाषा में ही रखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन। सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया। किस लिए बाध्य किया दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 58 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी, परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे और इसके रख रखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन। निम्नलिखित जनजातियों समूहों में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है? बताइए दोस्तों 59 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 59 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, भोटिया। दी गई जनजातियों में से भोटिया जनजाति का संकेंद्रण उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां इस प्रकार हैं: थारू, भोटिया, खस, बुक्सा, जौनसारी, राजी, शौक तथा माहीगीर, भील तथा गोंड राजस्थान में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमकारी छापे के लिए लोकप्रिय है? 60 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 60 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश राज्य कलमकारी छापे के लिए लोकप्रिय है। कलमकारी छापा रंगोली का एक रूप है, जबकि तमिलनाडु में कोल्लम, पंजाब में मेहंदी, कर्नाटक में रंगवल्ली आदि रंगोली के विभिन्न रूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन। कक्षा में परिचर्चा हेतु दिए जाने वाले सामाजिक आंदोलन के प्रतीक अध्ययन केस स्टडी में निम्नलिखित का होना आवश्यक नहीं है। किसका होना आवश्यक नहीं है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 61 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा आंदोलन के समाधान। सामाजिक आंदोलन के प्रतीक अध्ययन केस स्टडी के लिए आंदोलन के समाधान आवश्यक नहीं है, जबकि उसमें आंदोलन से संबंधित समस्याओं के क्षेत्र, उसकी पृष्ठभूमि तथा उद्देश्य शामिल होना अति आवश्यक है। आंदोलन का समाधान तो स्टडी के पश्चात विद्यार्थियों को ही खोजना होता है, इसलिए विकल्प पहला सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में मानचित्रों और आरेखों का प्रयोग प्रासंगिक है, क्योंकि वे, कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 62 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में मानचित्रों और आरेखों का प्रयोग प्रासंगिक है, क्योंकि वे अवधारणा को स्पष्ट करते हैं, जिससे विद्यार्थियों को समझने एवं सीखने में आसानी होती है, इसलिए विकल्प दूसरा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है? बताइए दोस्तों, किस पे बल देता है? 63 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 63 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों व अभ्यासों का परीक्षण करना। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र विभिन्न मतों का सम्मान करने तथा विचारों व अभ्यासों के परीक्षण करने पर बल देता है, जिससे विद्यार्थी समस्याओं को आसानी से समझ सकें तथा उस पर अपने विचार प्रकट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल हैं। बताइए दोस्तों, 64 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 64 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र को शामिल किया जाता है, अर्थात इसमें मुख्यतः सही चार विषय शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन। मान लीजिए सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है, आप क्या करेंगे? बताइए दोस्तों, क्या करेंगे? कौन सा ऑप्शन सही होगा? 65 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियां प्रदान करेंगे। जब पाठ्यपुस्तक की सामग्री कठिन होगी तो ऐसी दशा में हम पाठ्य सामग्री से संबंधित विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियां विद्यार्थियों को प्रदान करेंगे, क्योंकि इन सामग्रियों से कठिन विषय वस्तु आसानी से समझ में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐतिहासिक फिल्में उपयोगी हैं, क्यों उपयोगी हैं दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 66 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण करने में। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐतिहासिक फिल्में उपयोगी होती हैं, क्योंकि ये फिल्में एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों या सजीव चित्रण प्रस्तुत करती हैं। इससे विद्यार्थियों को सामाजिक संरचना के विषय में आसानी से समझ बढ़ाने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? क्या है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 67 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार लाना। मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार लाना होता है। मूल्यांकन अधिगम द्वारा हम यह जान पाते हैं कि किस अधिगम द्वारा बालक ज़्यादा सीख सकता है, उसी के अनुरूप शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन। एक क्षेत्र के इतिहास के पाठ को शिक्षक अभी पढ़ा रहा है, आपके विचार में को क्या करना चाहिए? 68 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों?
68 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा विभिन्न कला अवधियों में समानताओं तथा परिवर्तनों पर प्रकाश डालना। जब शिक्षक द्वारा इतिहास को पढ़ाया जा रहा है, ऐसे समय में शिक्षक को यह चाहिए कि वह इतिहास की विभिन्न कला विधियों में समानताओं तथा परिवर्तनों पर विशेष प्रकाश डाले। इससे विद्यार्थी दोनों काल की समानताओं और असमानताओं को आसानी से समझ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन। कक्ष में पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रहों को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? 69 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके। कक्ष में पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रहों को सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके दूर किया जा सकता है। इससे विद्यार्थियों को सामाजिक वास्तविकताओं का सही ज्ञान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन। रचनात्मक मूल्यांकन को कब किया जाता है? बताइए दोस्तों कब किया जाता है? 70 का आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। रचनात्मक मूल्यांकन का कार्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही किया जाता है। इस मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों की रचनात्मकता का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में सहायक हो सकते हैं। 71 का फर्स्ट ऑप्शन से होगा पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना। जब उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल अर्थशास्त्र का एक साथ अध्ययन पर्यावरण संसाधन और विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक होता है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक विषय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन। आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लाया गया कर नहीं चुका सकते, आप क्या करेंगे? बताइए दोस्तों क्या करेंगे? कौन सा ऑप्शन से होगा? 72 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा इतिहास के संदर्भ में एक कल्पना। दिया गया प्रश्न इतिहास के संदर्भ में एक कल्पना को दर्शाता है, क्योंकि यदि हम अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद बिन तुगलक के समय एक किसान हैं तथा सुल्तान द्वारा लगाया गया कर हम नहीं चुका पा रहे हैं तो हम क्या करते? इसका उत्तर हम तत्कालीन परिस्थितियों की कल्पना करके ही दे सकते हैं, इसलिए विकल्प पहला सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन। कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ की शुरुआत एक युवा लड़की या लड़के के द्वारा की गई है। आपके विचार में पाठ्य पुस्तक निर्माता द्वारा रणनीति क्यों अपनाई गई है? 73 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावना को विकसित करना। इतिहास की पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ की शुरुआत एक युवा लड़की या लड़के के द्वारा कराया जाने के पीछे पुस्तक निर्माता की यह रणनीति होती है कि इससे विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावना का विकास हो सके तथा वे विषय सामग्री को आसानी से समझ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? बताइए दोस्तों क्या होना चाहिए? 74 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के प्रति यह दृष्टिकोण होना चाहिए कि वह आगामी पूछताछ के अवसरों को कितना बढ़ाती हैं, क्योंकि यदि विद्यार्थी पुस्तकों को पढ़ने के बाद कोई प्रश्न नहीं करेगा तो वह प्रमाणित हो जाएगी कि उसने पुस्तक को समझ के साथ नहीं पढ़ा है, इसलिए विकल्प तीसरा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन। वृत्त आरेख किसके लिए उपयोगी हैं? बताइए दोस्तों किसके लिए उपयोगी हैं? 75 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा समग्र के संबंध में किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करना। वृत्त आरेख समग्र के संबंध में
किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करने में उपयोगी होता है, जैसे बजट का आरेख इसी माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। इसमें विभिन्न मदों में दिए गए आय व्यय को आसानी से समझा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन। संक्रियात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित के लिए अनुपयुक्त हैं। 76 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा ग्रेड का निर्धारण करना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ग्रेड का निर्धारण करने में संक्रियात्मक मूल्यांकन की पद्धति अनुपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन। लोकतांत्रिक संस्थानों पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जा सकता है कि 77 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा इनका विश्लेषण करके इनकी विशेषताओं और चुनौतियों को पहचाना जा सकता है। लोकतांत्रिक संस्थानों पर प्रोजेक्ट कार्य द्वारा इन संस्थाओं का विश्लेषण किया जा सकता है तथा इनकी विशेषताओं और चुनौतियों को समझा जा सकता है, इसलिए विकल्प पहला सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए? बताइए दोस्तों, कैसी भाषा होनी चाहिए? 78 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा तटस्थ और संवेदनशील। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा तटस्थ और संवेदनशील होनी चाहिए, जिससे सभी वर्गों तथा समुदायों के विद्यार्थियों को सीखने में आसानी हो, इसलिए विकल्प फोर्थ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? 79 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा तथ्यों, मूल्यों तथा आदर्शों पर बल देना। सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वह तथ्यों, मूल्यों तथा आदर्शों पर बल दे, जिससे पाठ्य सामग्री में संपूर्णता आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन। भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं पे ध्यान देना है दोस्तों, नहीं है। 80 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा वित्त से संबंधित मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती। संसद के संबंध में दिया गया कथन पहला, वित्त से संबंधित मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती, गलत है, क्योंकि इसमें संसद की मंजूरी आवश्यक होती है। शेष दिए गए सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था। 81 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा सभी अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के लिए समान अधिकारों तथा जातीय विभेद की समाप्ति की मांग के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत सभी अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के लिए समान अधिकारों तथा जातीय विभेद की समाप्ति की मांग के साथ हुई थी। इसका प्रारंभ वर्ष 1955 से 1968 के बीच माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन। कक्षा 8 के विद्यार्थियों को मानव संसाधन के अध्यापन के समय आप विद्यार्थियों में किस मुख्य संदेश को विकसित करना चाहेंगे? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा? 82 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा संसाधन के रूप में लोगों का महत्व। कक्षा 8 के विद्यार्थियों को मानव संसाधन के अध्यापन के समय एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को यह मुख्य संदेश देना चाहिए कि संसाधन के रूप में लोगों का क्या महत्व है, कैसे हम मानवीय संसाधन को उत्पादक बना सकते हैं तथा उसका नियोजन विकास कार्य हेतु कर सकते हैं। इसलिए कथन पहला सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन। न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? 83 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा न्यायिक व्यवस्था नागरिकों तथा नागरिकों व सरकार के बीच पैदा होने वाली विवादों को हल करने की क्रियाविधि उपलब्ध कराती है, परंतु दो राज्य सरकारों के बीच नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा एक दीवानी कानून के दायरे में नहीं आता है? 84 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा दहेज के लिए महिला को परेशान करना। दहेज के लिए महिला को परेशान करना दीवानी कानून के दायरे में नहीं आता है या फौजदारी कानून के अंतर्गत आता है, जबकि जमीन से संबंधित विवाद, बच्चों को रखने का दावा तथा तलाक का केस आदि फौजदारी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन। संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत, संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत क्या आएगा दोस्तों? 85 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह अदालत में जा सकता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह अदालत सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत वह सर्वोच्च न्यायालय में तथा अनुच्छेद 226 के तहत वह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। इसलिए विकल्प फोर्थ सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन। विधानसभा के सदस्य कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 86 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा लोगों द्वारा चुने जाते हैं। विधानसभा सदस्यों का चुनाव लोगों द्वारा किया जाता है। यह राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है। इसके सदस्य 5 वर्षों तक अपने पद पर बने रहते हैं। इन्हें विधायक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? 87 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत सचिव का चुनाव नहीं किया जाता, इसलिए यह ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। इनका चुनाव राज्य सरकार द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन। गठबंधन सरकार से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 88 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा चुनावों के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी। गठबंधन सरकार से अभिप्राय यह है जब चुनावों के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी का होना है। इसमें सरकार सहयोगी दलों की इच्छा पर निर्भर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 22 में उल्लिखित फौजदारी कानून के अंतर्गत प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है? बताइए दोस्तों, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है? 89 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 22 में उल्लिखित फौजदारी कानून के अंतर्गत प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर प्रयोग करने का मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है। इसलिए यह अधिकार उसे नहीं मिलता। शेष दिए गए सभी अधिकार उसे प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन। तवा मत्स्य संघ मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ जो जंगलों में विस्थापित निवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है, किस राज्य में है? 90 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा मध्य प्रदेश। तवा मत्स्य संघ मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ जो जंगलों से विस्थापित निवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।